जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। बहुत ही बेहद खूबसूरत अंदाज में आप सभी लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और एक शानदार तरीके से जो भी स्टेप्स तैयारी के लिए जरूरी होते हैं आप उन्हें बिल्कुल मेहनत से, दिल से फॉलो कर रहे होंगे और हर चीज आप एक प्रॉपर वे में लेकर चल रहे होंगे। और आशा करूंगा कि कल आपने मॉक टेस्ट भी दिया होगा और आपने अपने बचे हुए समय का यूटिलाइजेशन रिवीजन करने में किया होगा। अब मॉक टेस्ट देने के बाद लगातार बच्चों के एक ही डाउट्स रहते हैं कि सर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, सर मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। तो जी मॉक टेस्ट में भैया नंबर कम आपके आएंगे ही, क्योंकि अभी आपके सिलेबस की शुरुआत हुई है। तो मॉक टेस्ट जो है वो तो पूरे सिलेबस में से आता है और आपके नंबर डेफिनेटली कम आने हैं। अब आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट को इस नजरिए से मत देखिए कि नंबर कम आ रहे हैं। अभी मॉक टेस्ट को आप टाइम मैनेजमेंट के नजरिए से देखिए। आप ये देखिए कि क्या ऐसी गलती तो नहीं हो रही जो आपको आती हैं चीजें, उनमें तो कहीं गलती नहीं हो रही हैं। ये सब चीजें आप एक बार देख लीजिए, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे हम सिलेबस को लेकर आगे बढ़ेंगे मॉक टेस्ट में भी आपका स्कोर काफी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो आ चुके हैं हमारे साथ राजेश हैं, आलोक हैं, सचिन हैं, जितेंद्र हैं, प्रतीक मिश्रा हैं, ट्विंकल पाल, मनीष, गौरव हैं, प्रिया हैं, सहदेव, निशांत हैं, योगेश सिंह जी हैं हमारे साथ, प्रिंस पाल हैं और सचिन शर्मा हमारे साथ हैं। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, सभी दोस्तों को आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी। एक बार सभी लोग अपने हालचाल बताएं, कैसे हैं आप सब? सभी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, जबरदस्त हैं। सभी अपने हालचाल बताइए, एकदम मस्त तो है ना? खुश रहिए, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढिए, हर चीज में बिल्कुल निगेटिविटी मत ढूंढिए। अगर आप निगेटिविटी ढूंढने बैठते हैं तो हर चीज आपको गलत लगने लगेगी, इसलिए आपको कुछ अच्छा भी चीजों में ढूंढ कर चलनी है। चलो बहुत बढ़िया, सभी लोग अच्छे हैं। भाई अजय आज लेट आने के लिए सॉरी। मैं लेट नहीं था, मैं ऑन टाइम था। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, उसकी वजह से हम लेट हुए हैं। क्लास क्या है ना, कनेक्ट नहीं हो पाती है, ओबीएस से स्ट्रीमिंग जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाती है, कभी कभी उसमें इशू आ जाता है, इस वजह से लेट हुई है। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं, कहानी को शुरू करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी तक जो हम कॉमन पढ़ रहे थे हेड ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर का सिलेबस, लेकिन ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के बाद से हम हेड ऑपरेटर और रेडियो ऑपरेटर को अलग लेके चलेंगे। ठीक है, यानी कि हेड ऑपरेटर वालों को हम एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे, उनका सिलेबस फिजिक्स का यहीं तक खत्म हो जाएगा, बाकी की सारी चीजें रेडियो ऑपरेटर वालों के लिए रहेंगी। ठीक है, चलो तो चलते हैं आगे की कहानी पर। और कल तक देखिए हमने क्या देखा था। पिछली क्लास में हमने देखा था ग्रेविटेशन के बारे में, और ग्रेविटेशन के साथ साथ हमने देखा था फोर्स का फॉर्मूला देखा था। उसके बाद हमने देखा कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैसे काम करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। उसके बाद हमने स्मॉल जी की वैल्यू में चेंजेस देखे कि कैसे स्मॉल जी की वैल्यू चेंजेस होती हैं ऊपर या नीचे जाने पर। ठीक है, मुझे बताइए ऊपर और नीचे जाने पर या अर्थ के सरफेस को छोड़ के ऊपर या नीचे जाने पर सभी को क्लियर है कि किस प्रकार से आपका जी की वैल्यू चेंजेस होती हैं? एक बार सभी इतना बताइए। जी नरेंद्र कुमार, बिल्कुल आप भी हैं क्लास में। क्या सभी को इतनी बातें क्लियर हैं? चलो बहुत ही बढ़िया, सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड। तो देखिए हमने देखा कि जी की वैल्यू में किस तरह से चेंजेस होते हैं। हमने देखा जी की वैल्यू में अर्थ के सरफेस पर ऊपर नीचे जाने पे चेंजेस हो रहे थे, और अर्थ के सरफेस को ऊपर जाने पे या गहराई में जाने पर भी जी की वैल्यू में चेंजेस हो रहे थे। अब देखिए जी की वैल्यू में और तीसरे तरीके से चेंजेस होते हैं, वो होते हैं पृथ्वी के घूमने की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से। ठीक है, अर्थ के रोटेशन की वजह से। तो देखिए किस तरह से चेंजेस होते हैं, अर्थ के रोटेशन की वजह से किस तरह से चेंजेस होते हैं। आइए इस चीज को हम क्लियर करते हैं। तो देखिए अब अर्थ के रोटेशन की मतलब क्या है कि या तो अर्थ अपनी नॉर्मल स्पीड से फास्ट घूमे या फिर अर्थ अपनी नॉर्मल स्पीड से स्लो घूमे। तो देखिए देखा यह जाता है प्रैक्टिकली कि अर्थ अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से तेज घूमे या स्लो घूमे, अर्थ अपनी नॉर्मल स्पीड से तेज घूमे या स्लो घूमे, तो पोल्स पर कोई भी चेंज नहीं होता है, पोल्स पर जी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है कि बताइए अगर अर्थ अपनी नॉर्मल स्पीड से तेज या स्लो घूमती है तो स्मॉल जी की वैल्यू में क्या चेंजेस होते हैं। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा कि पोल्स पर अर्थ चाहे तेज घूमे चाहे अर्थ स्लो घूमे,
जी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। यानी कि जो पोल्स पर रहने वाले आदमी हैं उनको ना अर्थ के तेज घूमने से फर्क पड़ेगा ना अर्थ के स्लो घूमने से फर्क पड़ेगा, उनको कोई भी कैसी भी चीज महसूस नहीं होगी। ठीक है, लेकिन सर इक्वेटर पे क्या होगा, विषुवत रेखा पे क्या होगा? तो उसके लिए मैंने जुगाड़ बनाया है, आप इसको अपोजिट करके याद रखो। अपोजिट का मतलब क्या होगा? देखिए, अगर पृथ्वी अपनी नॉर्मल स्पीड से, जो उसकी नॉर्मल स्पीड है उससे अगर तेज घूमे यानी कि फास्ट घूमे, तो तेज पे तो याद रखना कि यह घट जाता है। अगर तेज घूमती है तो वैल्यू घट जाती है, और अगर अर्थ अपनी नॉर्मल स्पीड से स्लो घूमती है तो जी की वैल्यू वहां जगह पर बढ़ जाती है। ये आप दो बातें याद रखेंगे कि फास्ट घूमने से इक्वेटर पर घट जाता है और स्लो घूमने से इक्वेटर पे बढ़ जाता है। ये चीज आप बिल्कुल क्लियर रखेंगे। बताइए क्या इतना क्लियर है आपको कि पोल्स पर कोई भी चेंज नहीं होगा, चाहे तेज घूमे चाहे धीमी घूम ले। लेकिन अगर इक्वेटर पे आप देखोगे तो अगर अर्थ तेज घूमते अपनी नॉर्मल स्पीड से तेज घूमना शुरू कर दे तो जी की वैल्यू घट जाएगी इक्वेटर पे और पोल्स पे वो वैल्यू बढ़ जाएगी। बताइए क्या इतना क्लियर है आपको? जल्दी बताएंगे एक बार, क्या यहां तक का क्लियर है? एक बार थम्स अप करें, फिर हम चीजों को आगे लेके बढ़ेंगे। चलिए विपिन, बहुत सर, बहुत बढ़िया, एकदम आपसे पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। ठीक है शुभम भाई, ठीक है, एक ही बात होती है। रजन प्रजापति भाई, एक ही बात होती है। बहुत बढ़िया रश्मि, वेरी गुड। नितिन क्लियर है, वेरी गुड। नेहा क्लियर है, ठीक है। हाँ, दोनों पोल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, दोनों पोल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक की चीज क्लियर है। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर ये बताइए, देखिए अगर कहीं पे वैल्यू घटती है तो भाई घट घट के कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जैसे हमने देखा था कि अगर तुम अर्थ के सरफेस को छोड़कर ऊपर जाओगे तो जी का मान घटेगा, और जी घटते घटते क्या हो जाएगा? अगर इन्फानाइट पे पहुंच जाओगे तो जीरो हो जाएगा। वैसे ही जब तुम अर्थ के सरफेस में अंदर आओगे तो जी की वैल्यू चेंज होगी, वो क्या होगी? घटेगी। और जैसे ही तुम केंद्र पे आ जाओगे, सेंटर पे आ जाओगे, तो वो घटती चली जाएगी, जहां पे चिंटी को भारहीन महसूस हो रहा था। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर आप कह रहे हो कि तेज घूमने से विषुवत रेखा पर जी का मान घट जाता है, छोटी जी का मान घटता है, तो सर पृथ्वी को कितनी तेज घूमना चाहिए कि छोटी जी का मान जीरो हो जाए? पृथ्वी कितनी तेजी से घूमे कि छोटे जी का मान जीरो हो जाए? तो भाई आप ऐसे याद रखोगे कि अगर पृथ्वी, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है यहां से, अगर पृथ्वी अपनी नॉर्मल स्पीड की 17 गुना तेजी से घूमे, अगर पृथ्वी अपनी नॉर्मल स्पीड की 17 गुना तेजी से घूमेगी तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन ढेर सारे एग्जाम्स में यहां से पूछा गया है कि बताइए पृथ्वी के कितने गुना तेज घूमने की वजह से इक्वेटर पे विषुवत रेखा पर जी का मान शून्य हो जाएगा, जी का मान जीरो हो जाएगा। चलिए नेहा, थैंक यू। ठीक है, तो ये हो गए जी के मान में सारे के सारे परिवर्तन क्लियर। अब फटाफट से एक बार इन्हें रिवाइज कर लो। जी के मान में परिवर्तन, पहला परिवर्तन क्या था? पहला परिवर्तन यह था कि अगर आप विषुवत रेखा से ध्रुवों पे जाएंगे, इक्वेटर से पोल पे जाएंगे, तो जी का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जी का मान बढ़ जाता है। अगर आप पृथ्वी के सरफेस को ऊपर छोड़ के जाएंगे, अगर आप अर्थ सरफेस को ऊपर छोड़ के जाएंगे या उसमें गहराई में आएंगे, तो जी का मान क्या होगा? घटेगा, और इनफाइनाइट पे जाके जी का मान जीरो हो जाएगा, और सेंटर पे जाके जी का मान जीरो हो जाएगा। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है जो बहुत सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आगे देखें, घूमने की वजह से, तो पृथ्वी घूमने का मतलब होता है कि या तो स्लो घूमे या तो फास्ट घूमे। अब स्लो घूमेगी या फास्ट घूमेगी तो पोल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आपका ध्रुवों पर कोई भी अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम विषुवत रेखा पे देखें, इक्वेटर पर देखेंगे, तो इक्वेटर पर बैठे हुए आदमी को पृथ्वी के तेज घूमने से जी की वैल्यू कम महसूस होगी और स्लो घूमने से जी की वैल्यू फास्ट महसूस होगी। अब एक बच्चे ने पूछा कि सर आप कह रहे हो जी की वैल्यू कम होती है, तो कितनी तेज घूमेगी कि घटते घटते जीरो हो जाए? तो भाई उसको 17 गुना तेजी से घूमना पड़ेगा, जिससे कि वो घटते घटते क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल राजन प्रजापति, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सबको लेनी है, असिस्टेंट और आपका हेड ऑपरेटर सबको लेनी है। चलो अब चलते हैं अगले मुद्दे पर, और अगला मुद्दा आता है हमारा पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं वीई से। इसको बोलते हैं हम एस्केप वेलोसिटी और इसको डिनोट करते हैं हम वीई से। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। भाई आप रह रहे हैं धरती पर, ठीक है, मान लो हम अर्थ की बात कर रहे हैं, आप यहां पे रह रहे हो।
अब आपको मान लो कोई रॉकेट ऊपर भेजना है, ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी किसी चीज को आप ऊपर फेंकते हो तो भाई पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उसको नीचे खींच लेता है कि नहीं है। लेकिन हमने यह भी देखा था कि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर दूरी बढ़ती चली जाएगी तो बल घटता चला जाएगा, अगर दूरी बढ़ती चली जाएगी तो बल घटता चला जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी दूर 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 कोई वस्तु पृथ्वी से जाएगी तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि पृथ्वी जिस बल से चीजों को अपनी ओर खींच रही है वो बल लगातार घटता चला जाएगा और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उसके बाद पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींच ही नहीं सकती है। ठीक है, तो मान के चलते हैं हम कि ये वो जगह है जहां तक पृथ्वी चीजों को अपनी तरफ खींच सकती है, इसके बाद चीजों को अपनी तरफ नहीं खींच सकती है। तो पूछा यह जाता है कि बताइए इस जगह से पार निकालने के लिए, यानी कि यह जगह क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, कि अगर आप चाहते हैं किसी भी चीज को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकाल दो तो उनको कितना वेग देना पड़ेगा। तो पृथ्वी के लिए यह जो वेग होता है यह होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर फेंकना पड़ेगा उस वस्तु को, समझ रहे हो, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर। जो रॉकेट्स होते हैं भाई, रॉकेट का उद्देश्य क्या होता है, रॉकेट का उद्देश्य होता है कि वो जाएं अंतरिक्ष में, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, तो हमें उन्हें इतनी स्पीड देनी पड़ती है, देखते हो, मतलब छूटते ही एकदम दिखता भी नहीं होगा। अच्छा, क्या हम गति दे रहे हैं तो ऊर्जा भी दे रहे हैं भाई। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², है ना। गति का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप उसे काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो, आप उसे गतिज ऊर्जा दे रहे हो। गति देने का मतलब है कि आप उसे ऊर्जा दे रहे हो। ठीक है, एक बार जरा ये वाली बात बताइए कि आपको ये समझ में आ गया। जी भाई विशाल, बिल्कुल, पोल्स पे कोई भी चेंज नहीं होगा, किसी भी स्थिति में पोल पे कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलो ये बात क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए यहां पे ध्यान रखना कि हमारी चाहत क्या है, हमारी चाहत है कि हम किसी चीज को इतनी तेजी से फेंक दें कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके चली जाए, और उसको हम पलायन वेग कहते हैं। अब देखिए ये हमें किसके विरुद्ध देनी पड़ रही है, जो भी हमें गतिज ऊर्जा देनी पड़ रही है या जो भी हमें गति देनी पड़ रही है, ये हमें किसके विरुद्ध देनी पड़ रही है। तो आप कहोगे कि सर ये हमें देनी पड़ रही है इस ग्रह के विरुद्ध, पृथ्वी के विरुद्ध, जो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हर एक ग्रह की किसी वस्तु को खींचने की जो क्षमता होगी वो अलग अलग नहीं होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल होगी। क्यों होगी भाई, इसलिए होगी क्योंकि हर एक ग्रह छोटा या बड़ा है, हर एक ग्रह छोटा या बड़ा है। भाई पृथ्वी जो है आपकी, उसका साइज कुछ और है, जो आपका चंद्रमा है उसका साइज कुछ और है। तो अगर इस चीज को चंद्रमा पे पूछा जाए, पृथ्वी के लिए तो ये हो गया, क्वेश्चन में आता है कि बताइए चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना है। तो चंद्रमा के लिए जो पलायन वेग है वो केवल 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी से छोटा है। लेकिन अगर तुम सूर्य पे देखोगे तो सूर्य के लिए तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें सारे ग्रहों का नहीं पढ़ना, हमें केवल उनका पढ़ना है जिनका पेपर में आज तक पूछा गया है, औरों को नहीं पूछा जाएगा। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि सबके लिए पूछ ली जाएगी। ठीक है, अब अगर इसका तुमसे सूत्र पूछ ले, फॉर्मूला पूछ ले, तो फॉर्मूला हमें डायरेक्टली याद रखना है। हालांकि ये डेरिवेशन से आता है, लेकिन डेरिवेशन की हमें कोई जरूरत नहीं है। फॉर्मूला हो जाएगा एस्केप स्पीड बराबर √2gre। जी क्या होता है आपका, जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण। और RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। RE क्या होती है भाई, RE होती है आपकी रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला बन जाएगा, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ मत कहिए, अगर अर्थ के लिए है तो अर्थ कह दीजिए, अगर कोई और ग्रह है तो वहां की त्रिज्या लग जाएगी। ये कुल मिला के उस जगह की त्रिज्या है। अब देखिए पृथ्वी के लिए कितनी वैल्यू होती है, अगर तुम पृथ्वी के लिए जी की वैल्यू देखोगे, फॉर अर्थ, फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए
अगर तुम पृथ्वी के लिए देखोगे तो जी की वैल्यू, मान लीजिए किसी चीज को हम छोड़ रहे हैं इक्वेटर से, विषुवत रेखा से, तो कितनी हो जाएगी? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। और अगर तुम त्रिज्या की बात करोगे तो ये होती है पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। ठीक है, तो जब तुम इसमें वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर कितना आता है? अभी अभी हमने उस आंसर को पढ़ा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वो आता है यहां से। क्या यहां तक की चीजें बताइए सभी को क्लियर है कि कहां से आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड? इस फॉर्मूले से पूछा जाता है। ठीक है अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहुत बढ़िया, आपको ठीक चीजें समझ में आ रही हैं। शुभम, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स में क्या डिफरेंस होता है? काइनेटिक्स वो ब्रांच होती है जिसमें हम फोर्स की स्टडी नहीं करते, केवल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करते हैं। और जब हम इन चीजों के साथ फोर्स को भी ऐड ऑन कर देते हैं तो वो काइनेमेटिक्स बन जाती है, सॉरी काइनेटिक्स बन जाती है। ठीक है, बिल्कुल नहीं। यतेंद्र वर्मा, एनसीईआरटी को तो भैया कभी मत पकड़ लेना, मारे जाओगे। एनसीईआरटी का तो नाम भी मत ले देना, बिल्कुल मौत है, निश्चित मौत है। बताइए एक बार, क्या सभी को ये सारी चीजें क्लियर हैं यहां तक की? चलिए अब देखिए इससे सवाल कैसे बनेगा। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए जो एस्केप वेलोसिटी होती है, जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो उस ग्रह की त्रिज्या के साथ कैसा संबंध रखती है? जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो उस ग्रह की त्रिज्या के साथ कैसा संबंध रखती है? तो तुम कहोगे कि सर ये इस ग्रह की त्रिज्या के सीधा अनुक्रमानुपाती होती है। एस्केप वेलोसिटी उस ग्रह की त्रिज्या के सीधा अनुक्रमानुपाती होती है, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, चलो मैंने क्वेश्चन लिख दिया, फॉर्मूला है हमारे पास एस्केप स्पीड का √2g/e। मैंने क्वेश्चन लिखा कि बताइए जो एस्केप वेलोसिटी जो होती है, एस्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग का वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ बॉडी, पलायन वेग का वस्तु के द्रव्यमान का मतलब क्या हो जाएगा? जिस भी रॉकेट वगैरह को आप किसी ग्रह से फेंक रहे हैं, वस्तु के द्रव्यमान से क्या संबंध होता है? क्या संबंध होता है बताइए। इस फॉर्मूले को देख के बताइए कि एस्केप स्पीड क्या वस्तु के फेंकी गई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ये बताइए। बिल्कुल यतेंद्र, अभी क्लासेस बहुत हैं, कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। आपको जो चीजें समझाई जा रही हैं उनको बहुत अच्छे से याद करके बिल्कुल ऐसा फिक्स कर लीजिए दिमाग में हमेशा बनी रहे। फिर प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट आपको अभी चलवाए जाएंगे बाद में। ठीक है, बोलिए क्या कोई मतलब है इसका? क्या डिपेंड करती है? बहुत बढ़िया सुजीत, वेरी गुड। पूजा यादव, सर हिंदी में बताइए। ठीक है, हिंदी में देखिए, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जिसका मान जी होता है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और हमने पढ़ा v बराबर वर्गमूल 2gr। दीदी क्या हिंदी, अब इससे ज्यादा कुछ हिंदी होगी? सब कुछ तो हिंदी में। इंग्लिश वाले बच्चे कहते हैं कि सर इंग्लिश में क्वेश्चन लिखो, तो एक अलग बात होगी। तुम खामखा हिंदी कह रहे हो, तुम्हारे लिए तो वैसे हिंदी में। तुम क्या परेशान हो रहे हो? बताओ कहीं डिपेंड है? आप कहोगे नहीं सर, वस्तु के मास पर यह कहीं भी डिपेंड नहीं करता है। तो याद रखना कि वस्तु के द्रव्यमान पर एस्केप स्पीड कभी भी डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है कि अगर तुम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से 2 किलो की वस्तु को फेंको, चाहे तुम 2000 किलो की वस्तु को फेंको, तुम्हें 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ही फेंकना पड़ेगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ही फेंकना पड़ेगा। यानी कि क्या वस्तु के द्रव्यमान से निर्भर करता है? आप सीधा सीधा आंसर कर दोगे जी नहीं। यहां से सवाल पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कोई भी संबंध नहीं होता है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो यह बात हो गई किसकी? पलायन वेग की। अब दूसरा आता है एक आपका पलायन वेग के बाद जो अगला मुद्दा हमारा आता है वो आता है उपग्रह का। अब देखिए पलायन वेग किसको दिया जाता है? पहले तो समझिए कि सैटेलाइट क्या होती है, रॉकेट क्या होता है, हर चीज के बारे में आपको जानकारी थोड़ी थोड़ी सी होनी चाहिए। तो सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट होते हैं उपग्रह। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये सारे उपग्रह हैं और उपग्रह किसी ना किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जैसे कि
बहुत सारे जो उपग्रह हैं वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं मौसम आदि की जानकारी देने के लिए। बहुत सारे उपग्रह चंद्रमा पे भेजे जाते हैं, मंगल पे भेजे जाते हैं वहां की परिक्रमा करने के लिए। उपग्रह केवल एक इतनी छोटी सी बॉडी होती है, इतनी छोटी सी मशीन होती है। अब ये अपने आप तो जा नहीं सकती है, तुम कहोगे चल चल उपग्रह चल वहां पहुंच जा, ऐसे थोड़ी जाएगा। उपग्रह को हमें रॉकेट में रखना पड़ता है। अब आपने सुने होंगे पीएसएलवी वगैरह क्या होते हैं, तो ये होते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि जो रॉकेट वगैरह को लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। तो पलायन वेग किसके लिए था? पलायन वेग था कि जब हमें किसी भी वस्तु को पृथ्वी के या अन्य किसी ग्रह के, अर्थ के या किसी भी अदर प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड से पार फेंक देना हो तो उसको हम बोलेंगे पलायन वेग। अब जरा देखते हैं उपग्रह या सैटेलाइट क्या होते हैं। तो सैटेलाइट होते हैं कि कोई भी ऐसी बॉडी होती है जो किसी दूसरे ग्रह के चारों ओर घूमती है। ठीक है, छोटी मोटी बातें आप सब जानते होंगे। अब ये दो तरह की होती है, देखिए कौन सी। एक तो होती है आपके नेचुरल। नेचुरल कैसे है भाई? आप ध्यान से देखो, पृथ्वी जो है वो चंद्रमा के चारों ओर घूम रही है। अगर तुम पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। अगर तुम चंद्रमा को देखोगे वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो प्राकृतिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक उपग्रह हो गई और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक उपग्रह हो गया। यानी कि ये किस किस के सैटेलाइट्स हो गई? एक दूसरे की सैटेलाइट्स हो गई हैं। ठीक है, चलिए जी। लेकिन हमारा जो मुद्दा है यहाँ पे, हमें जो स्टडी करनी है वो आर्टिफिशियल की करनी है। आर्टिफिशियल क्या होती है? जिनको आप देखते होंगे, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते होंगे कि इसरो के श्रीहरिकोटा केंद्र से आज इस उपग्रह को लॉन्च किया गया, उस उपग्रह को लॉन्च किया गया। तो ये सारे उपग्रह जो लॉन्च किए जाते हैं, हम जो कर रहे हैं, इंसान जो कर रहा है, इनको बोला जाता है आर्टिफिशियल, जो मनुष्य के द्वारा पृथ्वी से भेजे जाते हों। जैसे कि एग्जांपल है आर्यभट्ट हो गया, रोहिणी हो गया। आर्यभट्ट और रोहिणी वगैरह के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे, इतनी मैं आपसे उम्मीद करूंगा। अब जरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बात कर लें कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी आपकी दो तरह की होती है। वन बाय वन दोनों के बारे में देख लेते हैं। आर्टिफिशियल में पहली सैटेलाइट होती है आपकी भू स्थिर उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब यह समझ लेना, अगर हम एक ऐसी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं जो पृथ्वी की सैटेलाइट है, यानी कि जो अर्थ का उपग्रह है, अर्थ की सैटेलाइट है, पृथ्वी का उपग्रह है, तो आप यह मान लेना कि हम यह मान के चलेंगे कि वो बिल्कुल पृथ्वी के नजदीक घूमेगी। बिल्कुल वो पृथ्वी के नजदीक नजदीक घूमेगी या थोड़ी बहुत दूर घूमेगी, मतलब घूमेगी वो पृथ्वी के आसपास ही। ठीक है, तो पहली जो सैटेलाइट आती है आपकी वो आती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अगर आप इसके नाम पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, जियो और स्टेशनरी, यानी कि भू और स्थिर, मतलब जो पृथ्वी की तरह, जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर दिखे। जो जियो माने पृथ्वी, मतलब जियो के रेस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखे। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई आदमी, अगर चिंटू यहां बैठ के देखे इस सैटेलाइट को, अगर चिंटू यहां बैठा हुआ, चिंटू छोड़ के जा चुकी हैं, अब किसी और के साथ घूम रही हैं, तो चिंटू यहां बैठा अगर इस सैटेलाइट को दिखे तो उसको ये स्टेशनरी दिख रही होनी चाहिए, रुकी हुई दिख रही होनी चाहिए। अब एक बात बताइए मुझे, भाई सैटेलाइट तो घूमेगी, पृथ्वी के आसपास घूमना है इसको तो जाके, अब ये इसको स्टेशनरी कैसे दिख सकती है? मुझे एक बात बताइए, आप एक बस की छत पे बैठे हैं, दूसरी बस आपके साइड से जा रही है, अगर वो बस भी उसी दिशा में उतने ही वेग से जाए तो वो बस आपको कैसी दिखाई देगी? बताइए एक बार मुझे। अगर आप एक बस की छत पे बैठे हैं, आपकी बस जितनी गति से चल रही है, दूसरी बस भी बिल्कुल उसी दिशा में उतनी ही गति से चल रही है, तो मुझे आप ये बताइए कि वो बस आपको कैसी दिखाई देगी? चलती दिखाई देगी, रुकी दिखाई देगी, ज्यादा गति से चलती दिखाई देगी, कम गति से चलती दिखाई देगी? बताइए किस तरह से आपको दिखाई देगी? जी मंजीत, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। सुजीत, बहुत बढ़िया आपका जवाब है। थोड़ा सा आगे बात करेंगे उन चीजों के बारे में भी। अभी पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि सैटेलाइट क्या होती है, कितने तरह की होती है, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, जल्दी बताइए। तो देखते हैं जरा थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा पाते हैं कि नहीं। रुकी हुई है, नीलम पाल का सबसे पहला आंसर आया है। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि यह सैटेलाइट चलने के बावजूद भी हमें रुकी हुई दिखाई दे, तो हमें इसको बिल्कुल उतनी ही गति से चलाना होगा जितनी गति से पृथ्वी चल रही है, यानी कि उतनी ही वेलोसिटी से चलाना पड़ेगा जितनी की वेलोसिटी से अर्थ चल रही है, और उसी ही दिशा में घुमाना पड़ेगा जिस दिशा में आपकी पृथ्वी घूम रही है। तो नाम से ही आपको क्लियर हो जाएगा। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, अंकित चौधरी सर ने कबूतर खूब उड़ाए होंगे और बताया होगा कि पृथ्वी के घूमने की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व, यानी कि आपकी कहां? वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। तो आपकी सैटेलाइट को भी हमें किस डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा? वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, और बिल्कुल उसी स्पीड से घुमाना पड़ेगा,
उसी चाल से घुमाना पड़ेगा जो कि पृथ्वी की चाल है। यानी कि इसको एक चक्कर पूरा करने में बिल्कुल उतना समय लगेगा जितना कि पृथ्वी लगाती है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है? 24 घंटे। तो इसको भी कितने लगेंगे? एग्जैक्टली 24 घंटे ही लगेंगे। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी 36,000 किलोमीटर। यानी कि ये जो पृथ्वी से कितनी दूरी पर चलती हैं? 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर चलती हैं। ठीक है, इधर से ये दूरी कितनी होगी? 36,000। इधर से भी कितनी होगी? 36,000 किलोमीटर। इनके यूज क्या होते हैं? बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। और देखिए, आप अगर रेडियो ऑपरेटर बनने जा रहे हैं तो कम्युनिकेशन वाले पार्ट से आपसे ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे मेरे हिसाब से। गुरुत्वाकर्षण वाला आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आपके लिए जो दूर संचार आदि के चैप्टर हैं, मेरे हिसाब से वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसी बातों की गहन जानकारी आप रखिएगा। इनका उपयोग कहां किया जाता है? तो इनका उपयोग जो किया जाता है दूर संचार में किया जाता है। जितना भी आप बात पूछते हैं, मेरे बाबू ने आज थाना थाया नहीं थाया, बाबू तुम कैसे हो, तो ये सारी बातों की मदद आपके साथ कौन करती है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट करती है। यानी कि जैसे देखिए, आपको कहीं जाना है, आपको बाबू के घर जाना है, आपने मैप लगा लिया। अब मैप लगाते ही तुरंत उसमें लोकेशन आ जाएगी। तो तुम्हें वो लोकेशन कौन भेज रहा है? सर गूगल भेज रहा है। गूगल को कौन भेज रहा है? जो सैटेलाइट्स भेजी गई हैं ऊपर। तो ये सैटेलाइट सारी की सारी कैमरेज वगैरह होते हैं, नेविगेशन रखती हैं, प्रॉपर जगह का लोकेशन का पता लगाती हैं, आपको मैसेज सेंड करती हैं और चीजें आपके पास आ जाती हैं। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। तो एक बार मुझे बताइए, हाँ, और इसका एग्जाम्पल वगैरह भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि इंसाट 2B, ये एग्जाम्पल पूछा गया है, तो इसको एक बार याद रखेंगे। बाकी इसके उपयोग तो आप जरूर ही याद रखेंगे। तो एक बार मुझे बताइए, क्या सभी को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्लियर है? क्या सभी को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्लियर है? बिल्कुल गोविंद, बहुत बढ़िया। एक बार देखना है आकांक्षा जी क्या पूछ रही है। सर प्लीज बता दीजिए। ये दोबारा में तुम ये मत कहा करिए सर प्लीज बता दीजिए, अपने कमेंट को दोबारा ही, मतलब अपने डाउट को दोबारा से एक बार बता दिया करिए, है ना। अब देखो आपका 3 बार से मैं देख रहा हूं यही बात है, सर बता दीजिए। इतने में तो डाउट भी क्लियर हो जाता आपका, अगर नजर पड़ जाता तो। पीडीएफ टेलीग्राम पर कैसे मिलेगा? पीडीएफ टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा दीदी आपको। पीडीएफ मिलेगा आपको जहां क्लास एप्लीकेशन में, जहां वॉच का ऑप्शन आता है ना क्लास का, साइड में उसी का पीडीएफ का भी ऑप्शन आता है। क्लियर है? वेरी गुड। नेहा, सोनू बिल्कुल क्लियर है, विनोद बिल्कुल क्लियर है। देखो बच्चे, स्तर वगैरह की चिंता ना बिल्कुल आप मत करिए। जैसे मैं देखता हूं कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या हमें ज्यादा लेवल पढ़ना पड़ेगा? देखिए पेपर कभी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता है, पेपर हमेशा आसान होता है। तो सर फिर सिलेक्शंस क्यों नहीं होते? बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए पेपर में जाके मुश्किलें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि यहाँ पे हम केवल एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चीजें आपको बहुत आसान लग रही हैं और वो भी बढ़िया समझ में आ रहा है, प्रैक्टिकल बातों से हम रिलेट करके पढ़ रहे हैं। लेकिन आप इसका रिवीजन मत करो, 2 दिन बाद भूल जाओगे। उसके बाद इतने सारे सब्जेक्ट आपके साथ हैं, उनको याद रखना, फिर एग्जाम का प्रेशर, तो एग्जाम में जाके यही सारी चीजें आपको मुश्किल बनाती हैं। बाकी आप मेरे कहने से, अभी हुआ था दिल्ली पुलिस AW TPO का पेपर हुआ था, यही आपके लेवल के पेपर बता रहा हूं मैं। पिछले साल BSF RORM का पेपर हुआ था। आप एक बार इन पेपर्स को उठा के देखना, जितना हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल 100% उसी से कवर हो रहा था। आर्मी टेक्निकल का तो चलो और भी लेवल बहुत ही कम आया था, तो बिल्कुल भी लेवल की चिंता मत करिए। बाकी हेड ऑपरेटर वालों के लिए मैंने पर्सनली खुद से बोला है कि उनको हम अलग से लेके चलेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर के बाद, ठीक है। चलिए जी, ये बात हो गई आपकी। क्लियर है? चलो अब हम क्या पढ़ रहे थे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट में हमने पहले तरह की जो सैटेलाइट देखी थी वो देखी थी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यानी कि भू स्थिर उपग्रह। भू स्थिर इसका नाम इसलिए है क्योंकि अगर आप इन्हें पृथ्वी पे देखेंगे बैठ के, चिंटू पृथ्वी पे बैठ के अगर इन्हें देखता है तो वो पाता है कि ये तो बिल्कुल रुका हुआ है, क्योंकि इनकी दिशा भी वही है और इनकी गति भी बिल्कुल वही है। ठीक है जी, अगले चलते हैं हम पोलर सैटेलाइट पर, ध्रुवीय उपग्रह पर। पोलर सैटेलाइट्स पर चलते हैं, ध्रुवीय उपग्रह पर चलते हैं। तो देखिए अब पोलर सैटेलाइट्स क्या होती हैं भाई? जैसा कि आप नाम देखो, ध्रुव, तो ध्रुव कहां होते हैं? नॉर्थ और साउथ होते हैं। तो जहां जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी के पीछे से घूम के बाहर ऐसे आ रही थी, वहीं जो पोलर सैटेलाइट होती हैं ये आपकी ऊपर से लेकर के नीचे तक जाती हैं, इस तरीके से चक्कर लगाती हैं। सर इनकी दिशा क्या होती है? देखिए इनकी दिशा फिक्स नहीं होती है, जैसे उसकी दिशा तो हमें फिक्स रखनी पड़ेगी, लेकिन इसकी दिशा फिक्स नहीं होती है, तो उससे क्वेश्चन भी नहीं आता है। लेकिन ज्यादातर जो सैटेलाइट्स होती हैं नॉर्मली इनकी जो डायरेक्शन होती है वो साउथ टू नॉर्थ टू साउथ होती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। लेकिन पेपर में यहां से सवाल नहीं आएगा क्योंकि ये फिक्स नहीं है। सवाल कहां से आएगा? सवाल आएगा कि इनका टाइम पीरियड कितना होता है। तो इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 84 मिनट। इनका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 84 मिनट, यानी कि 84 मिनट। तो 84 मिनट के टाइम पीरियड के साथ ये सैटेलाइट आपकी पोल्स के चारों ओर चक्कर लगाती रहेंगी, दोनों ओर चक्कर लगाती रहेंगी। अब एग्जांपल क्या है? जैसे कि आप सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स में इनको पढ़ते होंगे, PSLV को, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल।
सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यही निभाती है। जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो केवल टेलीकम्युनिकेशन में काम आती है, लेकिन अगर आपने देखा होगा जैसे मौसम विभाग वाले होते हैं वो मौसम की जानकारी पहले ही बता देते हैं, फिर आप अपनी बाबू को कॉल कर देते हो कि उस दिन नहीं मिलेंगे, उस दिन तो मौसम विभाग वालों ने बारिश बताई है। वो कहां से पता लगती है? वेदर की फोरकास्टिंग जो होती है मौसम विभाग वाले पहले से ही जानकारी बता देते हैं। वो कहां से बताते हैं? सैटेलाइट्स वगैरह पहले लॉन्च हो रही होती हैं तो उनको पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जितने सारी मैंने बातें लिखी हैं किसी ना किसी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। कहां कहां से चीजें मतलब आती हैं कि ये क्या क्या पता लगाती हैं, तो मौसम संबंधी जानकारी देने में पता लगाते हैं। उसके बाद इनसे हमें बादल आदि का चित्र वगैरह लेने में उपयोग होता है। उसका क्या करेंगे हम? उसका ये करेंगे कि उनका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या चल रहा है, यानी कि उसमें कितनी गैसेज हैं कितनी नहीं है, बादल वगैरह से जो भी जानकारी हमें बटोरनी है। उसके बाद ओजोन परत का अध्ययन करने में, ओजोन लेयर की स्टडी करने में हम इनकी हेल्प ले लेते हैं। तो इतने सारे एग्जाम्पल और इतने सारे क्वेश्चन इनके पूछे गए हैं। ठीक है जी बिल्कुल, 84 मिनट में एक चक्कर लगा लेती है। देखिए अगर यहां पे तो चलो सर्कुलर दिख रही है, पृथ्वी जो है ना वो ऐसी है, पृथ्वी की शेप जो है ना वो ऐसी है ना। तो अगर आप यहां से इसके चारों ओर घूमेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, लेकिन यहां से कम समय लग जाएगा, यहां से काफी कम समय में ये चक्कर लगा लेगी। ठीक है, जरा बताइए क्या आप सभी को पोलर सैटेलाइट क्लियर है? पोलर सैटेलाइट सभी को क्लियर है? एक बार बताएंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे मोनू, मैं क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा। ठीक है, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है ग्रुप में कि चैप्टर खत्म होने के बाद 10 से 15 क्वेश्चंस हम उसी तरह के लेके आएंगे जिससे आपको अंदाजा लग जाए। हालांकि मैं कॉन्सेप्ट के साथ ही बताता रहता हूं, बार बार तो मैं आपको बोल ही रहा हूं कि भाई डायरेक्ट पूछा जाएगा बताइए मौसम संबंधी जानकारी लेने में किस तरह की ग्रह का उपग्रह का उपयोग होता है, तो किस तरह का होता है? ध्रुवीय। बादलों का चित्र लेने में किसका उपयोग होता है? ध्रुवीय। ओजोन लेयर का अध्ययन करने में किस तरह के उपग्रह का उपयोग होता है? इसका। उसके बाद पूछा जाएगा बताइए इसका जो टाइम पीरियड है, यानी कि आपका जो पोलर सैटेलाइट होती है उनका आवर्तकाल कितना होता है? 84 मिनट, 87 मिनट, या आपका मान लो 150 मिनट या 400 मिनट, तो कितना हो जाएगा? 84 मिनट। कुछ बच्चे 100 भी कह रहे हैं, तो देखिए आप ये कहिए कि 84 to 100 होता है। मैंने कहा ये बिल्कुल फिक्स नहीं होती है, 84 to 100 होता है। तो किसी बुक में आपको 84 मिलेगा, कहीं 100 मिलेगा, लेकिन पेपर में ऐसा नहीं होगा कि दोनों चीजें एक साथ पूछ ली जाएं। 84 और 100 दोनों आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, ये दोनों में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, अर्थ की शेप इलिप्टिकल होती है, वेरी गुड, उसी की वजह से सारी चीजों में चेंज आ रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की बात पे। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन आता है कि बताइए, क्वेश्चन आता है कि किसी भी वस्तु को किसी भी उपग्रह के लिए, किसी भी उपग्रह के लिए, किसी भी उपग्रह के लिए जिसको हमें पृथ्वी के आसपास घुमाना है, किसी भी सैटेलाइट के लिए जिसको भी हमें पृथ्वी के आसपास घुमाना है, उसके लिए पलायन वेग का मान कितना होना चाहिए? बताइए जरा, उसके लिए पलायन वेग का मान कितना होना चाहिए? क्वेश्चन आएगा कि एक प्लेनेट है, एक सैटेलाइट है और उसको हमें पृथ्वी के आसपास घुमाना है, तो उसके लिए पलायन वेग का मान कितना होना चाहिए? बताइए। ठीक है, ठीक है, वो सारी बातें आपकी सही हैं। अभी जो क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे उसके बारे में बात कीजिए। तो बोलिए पलायन वेग कितना होना चाहिए? पलायन वेग कितना होना चाहिए? देखिए अब अगर आप इससे बनने वाले और तरह के क्वेश्चंस को पूछेंगे कि सर ये कैसे काम करती है, क्या होता है, तो वो संभव नहीं है भाई। जितना इससे जो एग्जाम में पूछा जाएगा हम एग्जाम के स्तर का पढ़ेंगे। बाकी सैटेलाइट की स्टडी के लिए ही 4 साल की इंजीनियरिंग भी करनी होती है, तो समझो कि पूरी जानकारी तो 4 साल की इंजीनियरिंग में मिलती है। हम केवल उतनी जानकारी की बात करेंगे जितना हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। तो आपने बोला 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मुझे एक बात बताइए कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब होता है कि हमें किसी भी उपग्रह को या किसी भी चीज को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर फेंक देना है, यानी कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से पार ही करा देना है। अरे भाई साहब, तुम तो इसको घुमाना चाहते हो पृथ्वी के आसपास,
तुम तो इसको घुमाना चाहते हो या बाहर फेंकना चाहते हो? पृथ्वी के तो आसपास ही घुमाना चाहोगे। तो कोई ऐसा उपग्रह जिसको तुम किसी दूसरे ग्रह के आसपास घुमाना चाहते हो, जैसे चंद्रमा के, तो उसको हमें पलायन वेग देना पड़ेगा। लेकिन इसको पलायन वेग नहीं देना है, इसको हमें देना है कक्षीय वेग। कौन सा वेग देना है? कक्षीय वेग देना है, यानी कि इसको हमें देनी है ऑर्बिटल स्पीड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है कि पलायन वेग और कक्षीय वेग में क्या अंतर है? ऑर्बिटल स्पीड कहिए या वेग कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कक्षीय चाल में और पलायन वेग में क्या अंतर है? क्या आपको मेरी बात समझ आई है? पलायन का मतलब है बाहर फेंक देना। भाई साहब, जब इसको तुम बाहर ही फेंक दोगे तो घुमाओगे किसको? ठीक है, तो पृथ्वी के लिए तो हम इसे बाहर नहीं फेंकेंगे, हम फिर कहेंगे इसकी कक्षीय चाल, यानी कि किसी उपग्रह को पृथ्वी की त्रिज्या में स्थापित करने के लिए जितना आवश्यक वेग होगा। अब भाई मान के चलिए 36,000 किलोमीटर दूर भी अगर हमें भेजना है, 36,000 किलोमीटर पे ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म नहीं होगा उसका, समझ गए? वो पलायन वेग नहीं है। तो लेकिन 36,000 किलोमीटर दूर के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ वेग देना पड़ेगा, वेलोसिटी देनी पड़ेगी। तो वो कितनी होती है आपकी? उसका फॉर्मूला होता है v बराबर, इसको बोलते हैं v0 अंडर रूट जी आर। फिर वही g की वैल्यू 9.8, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर रखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितनी वैल्यू आ जाएगी? 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड। अंतर समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। तो अलग अलग ध्यान रखना, पलायन वेग होता है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से पार कर जाने के लिए, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन अगर तुम चाहते हो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में ही कोई चीज घूमती रहे तो 11 से कम रखनी पड़ेगी, और वो वैल्यू कितनी आती है? 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड। बताइए, क्या आपको समझ आया? 7.92 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप देखिए, हमने देखा जो पलायन वेग होता है वो, चलो पहले इतना बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ गई आपको? दोनों में फर्क समझ में आ गया? अरे भाई विजय, वहां तक पहुंच तो जाने दो यार। तुम लोग आगे की चीजें जब पूछते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे तुम एकदम पैदा हुए होगे तो तुम तुरंत कॉपी पेन लेके भाग लिए होगे। जैसे बुआ तुम्हारी देखने आए होंगे, अरे मेरा लालच में, बुआ हटो यार पढ़ना है, तो भग दे होंगे एकदम कॉपी पेन लेके। ऐसा हुआ था क्या? या हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप हुई है? तो चीजों का एक स्टेप्स रहा होगा। अभी यहां तक आ तो जाने दो, तुम केपलर्स लॉ के क्वेश्चन कर रहे हो, केपलर्स लॉ पे तो पहुंचे भी नहीं है हम। समझ में आ गया? चलो बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो पलायन वेग जो होता है आपका वो होता है √2gr, ठीक है। और जो ऑर्बिटल स्पीड होती है, कक्षीय चाल होती है, वो होती है √gr, ठीक है। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या किसी को कोई दर्द है किसी प्रकार का? बताएंगे। तकलीफ, समस्या, परेशानी है? अगर नहीं है तो इसकी जगह हम v0 लिख सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपका √2v0। इसका मतलब जो पलायन वेग होता है वो √2 गुना होता है किसका? ऑर्बिटल वेग का, कक्षीय वेग का। अब चाहे इससे जैसे सवाल बन जाए, अगर इसको नीचे ले आएगा, इसको नीचे ले आएगा तो रेशियो हो जाएगा √2:1 हो जाएगा। अगर इसको मान लो, इसको उल्टा लिख सकता है कि v0/ve, तो आंसर हो जाएगा 1/√2। ठीक है जी। तो चाहे आप कैसे देख लीजिए, पेपर में किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कि 41% अधिक होती है। सुजीत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुजीत ने एक आंसर किया है। और आपको भी ऐसे दिमाग लगाने चाहिए, ये होते हैं बच्चे लेवल के अच्छे क्वेश्चन आंसर करने वाले। अगर पूछा जाए कि बताइए जो पलायन वेग होता है वो कक्षीय वेग से कितना अधिक है, तो भाई इसकी वैल्यू कितनी है? 1.414, यानी कि ये कितना अधिक है? 41 के आसपास अधिक है, 41% के आसपास अधिक है। या तो √2 गुना कहिए या किसी चीज को 41% कहिए, एक ही बात होती है ना। अभिषेक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि ये वही लोग हैं जो केपलर्स लॉ के टाइम पे सैटेलाइट की बातें पूछोगे, वही तो चीजें हैं। पता है ये इतने माइन्यूट से अंतर है, आपको खुद ही चीजें लग रही होंगी, इतने छोटे छोटे से अंतर हैं कि अगर तुम इनको पढ़ के नहीं जाओ, जो एक बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा वो निश्चित तौर पर गलत करेगा, जैसे अभी तुम लोग कमेंट सेक्शन में गलत कर रहे थे। तुम्हें एक चीज पता है, वो क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ना तुम्हें यह पता उसका ढंग से नाम क्या है, ना तुम्हें यह पता कि वो होती क्या है, ना तुम्हें यह पता कि वो ग्रहों के साथ बदल जाती है, ना तुम्हें यह पता कि कक्षीय चाल में और उसमें अंतर होता है। फिर भी तुम लोग अलग टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इस वजह से चीजें थोड़ी सी मुश्किल बन जाती हैं। बाकी जो लोग अच्छे से कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है उनके में। कक्षीय चाल का मात्रक बता दीजिए मेरे दोस्त सत्या यादव। कोई भी तरह की दुनिया में चाल हो, सबका मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। ठीक है, मात्रक राशि के हिसाब से नहीं बदलते हैं, सही है। चाल कोई भी हो, सबका मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। जरा मुझे बताइए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर है? एक बार बताएंगे। ग्रेविटेशन एरिया में कोई ऑब्जेक्ट कैसे रुक सकता है? अरुण सूर्यवंशी, तो बताओ पृथ्वी कैसे रुकी हुई है?
बताइए चंद्रमा कैसे रुका हुआ है? लाखों करोड़ों साल से पृथ्वी एक ही निश्चित कक्षा में चक्कर लगा रही है। इसको बोलते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। उनका कोणीय संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, ऑर्बिट एक ऐसी चीज होती है, ऑर्बिट का मतलब वो रास्ता जिस पर वो लगातार गोल गोल घूम रही है। ऑर्बिट एक ऐसी चीज होती है कि जो भी अपनी एक निश्चित ऑर्बिट में सेट हो जाता है, फिर उसको बाहर से किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि सारे ग्रह पर्टिकुलर अपनी ऑर्बिट में सेट हैं। सैटेलाइट को, किसी भी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट तक सेट करने में समय लगता है बस, बाकी वो अपने आप, देखो एक बार तुमने उसको घुमा दिया, ठीक है, तो जिस भी चीज के आसपास तुम घुमा रहे हो उसकी घूमने की वजह से कहां लगेगा? बाहर की ओर एक बल लगेगा, और वो वस्तु कहां खींचना चाहेगी? गुरुत्वाकर्षण की वजह से अंदर खींचना चाहेगी, तो वो अपने आप बैलेंस हो जाती है। वो घूमने की कोशिश करेगा और वो उसको अपने अंदर खींचने की कोशिश करेगी। तो दोनों की जद्दोजहद में दोनों क्लियर रहते हैं, वस्तु झमाझम घूमती रहती है। एक बार केवल घुमाने के लिए एनर्जी देनी है। बाकी इसमें जो सैटेलाइट को अगर आप देखेंगे तो सैटेलाइट को घुमाने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है। समझ रहे हो बच्चों? सैटेलाइट को घुमाने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती है। ये जो सोलर प्लेट्स लगी होती हैं, ये तो इसके अंदर जो कैमरा वगैरह, सेंसर वगैरह होते हैं, उनको चलाने के लिए होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? इसी प्रकार से पृथ्वी को एनर्जी नहीं चाहिए घूमने के लिए, वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, संतुलित है। इसी प्रकार से जब मनुष्य को अपनी ऑर्बिट मिल जाएगी, जब तुम्हें अपनी एक कक्षा मिल जाएगी, तो तुम भी बिल्कुल संतुलित हो जाओगे। चलो आगे चलते हैं। ये बात हो गई किसकी? सैटेलाइट की। क्या बताइए, आपको यहां तक का क्लियर है? अगर यहां तक का क्लियर हो तो इसके आगे की कहानी को हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें आगे पढ़ना है हमें ऊर्जा। ठीक है, और इसमें अभी थोड़ा सा आपका रह गया है, एनर्जी रह गई है कि इनको कितनी ऊर्जा दी जाती है, वहां से सवाल बनते हैं, और केपलर के नियम रह गए हैं। और इसके बाद फिर मैं, चलो इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चंस देख लो कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर से। ठीक है, कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएंगे। चलो पहला सवाल देखो, जल्दी से आ जाएंगे सवालों की तरफ। पहला सवाल देखेंगे मेरे दोस्त कि एक समान त्रिज्या की एक लोहे की और एक काठ की गेंद निर्वात में h ऊंचाई से मोचित की जाती है, यानी कि फेंकी जाती हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे कि एक हल्की चीज दे देगा, एक भारी चीज दे देगा, और दोनों को ऊपर से फेंकेगा और कहेगा उनको, उनमें से कौन सी चीज पहले पहुंचेगी। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगेगा कि सर जो भारी चीज होगी वो पहले पहुंचेगी, लेकिन आप सोचो कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तो सभी के लिए समान है। पहली बात तो वो समान है, और अगर निर्वात है, वायु है, तब तो वो बिल्कुल ही समान समय पर पहुंचेंगी। अगर उनको आप निर्वात में फेंकते हैं, निर्वात का मतलब ऐसी जगह जहां पर वायु भी ना हो, तो दोनों की दोनों समान समय पर पहुंचेंगी। ठीक है, दोनों की दोनों समान समय पर पहुंचेंगी। क्लियर है ये बात आपको? तो जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंका जाए, वैक्यूम में, निर्वात में, यानी कि जहां पे हवा भी ना हो, तो दोनों की दोनों वस्तुएं समान समय पर पहुंचेंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हम लिफ्ट में अपेक्षाकृत अधिक भार महसूस करते हैं। तो लिफ्ट के सवाल मैंने आपको बताए थे कि अगर लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो आप अपना नॉर्मल वेट महसूस करते हैं, लेकिन अगर लिफ्ट त्वरण के साथ, यानी कि एक्सेलरेशन के साथ, अब इसके लिए आपको थोड़ी पीछे की नॉलेज होनी चाहिए कि अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर या नीचे जाती है तो भार घटता या बढ़ता है। एक्सेलरेशन के साथ नीचे जाने पे घटता है और ऊपर जाने पे बढ़ जाता है। क्या क्लियर है आपको? बताइए। तो जब लिफ्ट, बताइए, कहां चलती है? क्या स्थिर गति से कोई परिवर्तन होता है? जी नहीं। जब ऊपर जाने को होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऊपर जाने को होने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या आ रहा है? त्वरण आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन यहां पर आ रहा है। ठीक है, वैक्यूम ना हो, अगर वैक्यूम ना हो तो डेफिनेटली भारी चीज पहले पहुंचेगी और हल्की चीज देर से पहुंचेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे ही हम ऊपर जाने को होते हैं, इसका मतलब त्वरण आ रहा है कहीं ना कहीं। अगला सवाल देखेंगे कि कागज का एक टुकड़ा और सिक्का दोनों समान द्रव्यमान की इमारत की 10वीं मंजिल से गिराए जाते हैं। धरातल तक पहुंचने के लिए कागज का टुकड़ा अधिक समय लेगा। अब देखिए, सीधी बात है कि यहां पे कोई निर्वात तो दिया नहीं है, अभी मैं उसी बात की बात कर रहा था, कोई वैक्यूम तो दिया नहीं है। अगर निर्वात नहीं दिया है तो डेफिनेटली भाई कागज के टुकड़े को ज्यादा समय लगेगा। क्यों ज्यादा समय लगेगा? आप खुद सोचिए। देखिए, अगर हवा नहीं है, हवा नहीं है, इसका मतलब है कि नीचे आने के लिए रोकने वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हवा है तो समझिए कागज इतना बड़ा होगा और सिक्का कितना सा होगा? भाई सिक्का तो जरा सा होगा, सिक्का इतना सा होगा। मुझे बताइए कि हवा किस पे ज्यादा लगेगी? तुम कहोगे कि हवा जो है ना भाई, इस पे ज्यादा लगेगी, इसका एरिया कैसा है? ज्यादा है, तो इसको हवा ज्यादा ऊपर की तरफ धकेलेगी, लेकिन इसके थोड़े से हिस्से पे हवा लगेगी, इसको ज्यादा ऊपर नहीं धकेल पाएगी। इसका मतलब नीचे से लगने वाला जो बल होता है उसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। और जरूरी नहीं है कि उत्प्लावन बल केवल द्रव के साथ लगे, पानी के साथ लगे, वो गैस के साथ भी लगता है। तो हवा क्या है? एक तरह की गैस। तो हम कहेंगे कि नीचे से लगने वाला जो कि उत्प्लावन बल है वो कागज पे ज्यादा होगा। ठीक है, कागज पे ज्यादा होगा। तो सिक्के की अपेक्षा कागज के टुकड़े पर उत्प्लावन बल कैसा लगेगा? ज्यादा लगेगा, अधिक लगेगा। क्लियर है? बताइए।
निर्वात नहीं है तो सिक्का पहले नीचे जाएगा। बहुत बढ़िया रश्मि। पर उन्होंने पूछा है कि बताइए सिक्का क्यों पहले जाएगा और कागज क्यों लेट जाएगा। ठीक है, आगे चलें, देखते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल आपसे कहता है कि बताइए बड़े जी में और छोटे जी में क्या संबंध होता है। बड़े जी में और छोटे जी में क्या संबंध होता है। देखिए एक हमने फॉर्मूला पढ़ा F बराबर बड़ा जी, उसके बाद M। मान लो कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो कोई ग्रह है और एक हमारे पास कोई छोटी सी वस्तु है। तो भाई ग्रह का द्रव्यमान ले लो बड़ा M और छोटी चीज का द्रव्यमान छोटा m ले लो। ठीक है, M1 M2 तुम कहते थे, ऐसे कह दो कोई दिक्कत नहीं है। और इनके बीच की दूरी मान लीजिए r है। अब F बराबर तुम क्या कहोगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है F बराबर mg। बच्चा कहेगा सर ये क्यों नहीं लगाया तुमने, बड़ा M क्यों नहीं लगाया? क्योंकि फोर्स जो लगता है, बल जो लगेगा वो किस पे लगेगा, इस पे लगेगा। ये लगा रही है और इस पर लगेगा, इसलिए फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे तुम, छोटा m गुणा जी लिखोगे। छोटा m गुणा जी बराबर कैपिटल जी बड़ा M छोटा m बाई आर का स्क्वायर। तो m से m मारा जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा g बराबर कैपिटल जी m बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल g बराबर कैपिटल जी m बाई आर का स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। हालांकि ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिस सेट में कवर करता, लेकिन आप लोगों की लगातार डिमांड रही कि सर कुछ क्वेश्चंस भी बता दिया करो। तो भाई बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन बताए जाएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी किसी चीज से बेनिफिट होता है तो वो चीज आपके लिए यहां लाई जाएगी। बस आप आदेश करें, ग्रुप में आप हमें बताएं। तो छोटे जी बराबर बड़ा जी m बाई आर का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो मेरे हिसाब से ये आंसर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, बताएंगे एक बार थम्स अप करके। क्या ये क्वेश्चन सभी दोस्तों को क्लियर है? इस क्वेश्चन का क्लियर होना बड़ा जरूरी है। एक बार थम्स अप कर देना, ठीक है। तब तक हम अगले सवाल को देख लें। अगला सवाल आपसे कहता है कि किसी पदार्थ की नियत मात्रा का द्रव्यमान, इसको होल्ड कर दीजिए क्योंकि ये है आपका मास और वेट से। तो मास और वेट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको जब कल पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। निर्वात का एक एग्जांपल बता दीजिए दोस्त। निर्वात का मतलब क्या होता है ना, जहां पे हवा भी ना हो। निर्वात का कोई एग्जांपल, जैसे कि मान लो अंतरिक्ष में हुआ, अंतरिक्ष में हवा भी नहीं है, तो अंतरिक्ष पे जाके तुम कितनी ही भारी या हल्की चीज को गिरा के देख लेना, वो सेम गिरेगी। ठीक है, ये हो गया अंतरिक्ष का एग्जाम्पल। ग्रुप में आपके जो मैसेज जाते हैं ना, वो प्राइवेसी नहीं लगी है, रात के 8 से रात के 10 बजे तक जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि मान लीजिए समान द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है। बहुत बढ़िया। यदि दोनों के बीच की दूरी को बिना परिवर्तित करे, कह रहा है दोनों के बीच की दूरी को तो तुम चेंज मत करना, लेकिन द्रव्यमान को 2 गुना कर देना। अब देखिए जी फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर बड़ा जी m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। भाई द्रव्यमान को चेंज करने को उसने बोला नहीं है, यानी कि इन दोनों के साथ कोई चेंज नहीं करना। इसके साथ तो वैसे भी कभी चेंज नहीं होता भाई, ये तो फिक्स है, ये तो यूनिवर्सल है, इसके साथ थोड़ी को तुम कोई चेंज करोगे। तो वो कह रहा है दूरी को क्या कर रहे हो तुम, 2 गुना कर देते हो। अब देखिए अगर तुम दूरी को r को 2 गुना करोगे तो 2 की पावर 2 कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। अगर कोई चीज यहां गुनी हो रही है, अगर कोई चीज यहां गुनी का मतलब बढ़ रही है, तो यहां वाली चीजें क्या होंगी, घट जाएंगी। अगर कोई चीज यहां बढ़ रही है तो यहां वाली चीजें क्या होंगी, घट जाएंगी। यानी कि 4 गुनी होने पे बल 4 गुना घट जाएगा। और 4 गुना घटने का मतलब अभिषेक 1/4 होगा, इस बात का ध्यान रखो। अगर कोई चीज यहां बढ़ेगी, नीचे बढ़ेगी, तो ऊपर वाली चीजें घट जाएंगी। ज्यादातर बच्चे एक ही गलती कर रहे हैं, यहां पे 4 आंसर लगा रहे हैं। ये घटेगा तो 1/4 होगा ना भाई, 4f का मतलब तो 4 गुना तुमने बढ़ा दिया, ये क्या हो रहा है, घट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पहले का 1/4 हो जाएगा, पहले का 1/4 हो जाएगा। किसी एक सिंगल बच्चे को दिक्कत है इस चीज में, बताइए। अभिषेक ठीक है, आपने अपना आंसर बदल दिया, मतलब आपको समझ में आ गया। नीचे जब चीजें बढ़ती हैं तो ऊपर वाली चीजें घट जाती हैं, ये संबंध आपको अच्छे से याद रखना है। सही है। बाकी इसके और बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में करेंगे, बहुत सारे करेंगे। चलो बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल देख लेते हैं, लास्ट सवाल है। क्या कह रहा है कि कोई 70 किलो वाला व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है। यदि लिफ्ट की केबल अचानक से टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा। अब देखिए अगर अचानक टूट जाए तो लिफ्ट वाले केस में हमने पढ़ा था, इसको बोलते हैं फ्री फॉल, यानी कि हम बोलते हैं भारहीनता। भारहीनता का मतलब जब कोई चीज बिल्कुल ऊपर से नीचे आ रही है बगैर किसी डोरी से बंधे हुए, तो अपने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से आ रही है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से हिसाब से आने की वजह से उसका जो वेट हो जाता है, व्यक्ति को भार क्या लगेगा, अपना 0 लगेगा। ठीक है, 0 लगेगा। सर रेडियस नहीं बदलना, रेडियस क्या नहीं, रेडियस थोड़ी है, वो तो दूरी है। रेडियस क्यों कह रहे हो उसको, वो दूरी है, और दूरी को ही तो 2 गुना करने को बोला है। मास 2 टाइम्स हो रहा है सर, एक बार मैं देख लेता हूं, अगर मास 2 टाइम हो रहा है। अच्छा दूरी को बिना परिवर्तित किए, सॉरी भाई सॉरी,
दूरी को बिना परिवर्तित किए। तो फॉर्मूला जो है आपका F बराबर G m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। अच्छा, दूरी को परिवर्तित नहीं करना, फिर ठीक है भाई दोस्त, फिर ठीक है। दूरी को चेंज नहीं करना है और द्रव्यमान को 2 गुना, हमने उल्टा कर दिया। इसको 2 गुना करोगे, इसका 2 गुना करोगे तो 2 दूनी 4, और ये 4 गुना तो ये भी 4 गुना, क्योंकि जस्ट सामने है, तो इसका आंसर 4F हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। बाकी लोग तो नींद में है, मेरी तरह 1/4 करने लग गए। ठीक है अभिषेक, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। तो वो एक करेक्शन था। तो भाई उम्मीद करूंगा कि सारी चीजें बढ़िया तरह से चल रही होंगी, और ग्रेविटेशन को हमने 2 क्लास लगाई हैं और हर चीज को हमने देखा है। एक क्लास और लगेगी ग्रेविटेशन की, जिसमें हम केपलर्स लॉ और कुछ ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा करूंगा बढ़िया तरह से सारी चीजें चल रही होंगी। क्वेश्चंस उसके साथ करवा दिए जाएंगे जैसे कि आपकी डिमांड थी। बढ़िया तरह से रिवाइज करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। बिल्कुल लेवल वगैरह के लिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि जो पहली बार खड़ा हो, पहली बार पढ़ा रहा हो। हर आदमी को किसी ना किसी एग्जाम से जुड़ा हुआ पास्ट एक्सपीरियंस है। बाकी मैं समझ सकता हूँ आपकी भी घबराहट होती है, आपके साथ भी बहुत सारे प्रेशर हैं, तो आपको भी लगता है कि जो भी चीज़ मिले हमें बिल्कुल बेहतर मिले। बच्चों बिल्कुल उस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा। आप जहाँ जो चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है वो आपको दी जाएगी। आपको कुछ भी कमी लगती है बिल्कुल ग्रुप में बोला करिए, वो आपके लिए ही है। जो भी चीज़ आपको चाहिए हो उसी समय पे आपको दे दी जाएगी। बस किसी भी हद पर, मतलब किसी भी शर्त पर, किसी भी कंडीशन में हम लोगों को एक सिलेक्शन चाहिए। आपको अपना सिलेक्शन चाहिए और हमें आपका सिलेक्शन चाहिए। ओवरऑल अल्टीमेट टारगेट बस ये है। उसके लिए जो भी जितनी मेहनत लगेगी भाई मैं बिल्कुल करने को तैयार हूं आपके साथ। बाकी आप भी अपने साथ मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस समय पे आप लोगों को एक नौकरी की। ऐसी बढ़ती हुई महंगाई में, बढ़ती हुई बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा फैमिली का प्रेशर होता है। मैं कहीं ना कहीं समझ सकता हूँ आपके ऊपर। तो अच्छे से मेहनत करिए, दिल लगा के मेहनत करिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। एक भैया कह रहे थे अभी लास्ट में मैंने पढ़ा सर फिजिक्स छोड़े 4 साल हो गए हैं। मैंने तो ये तक लगाया है कि बच्चों को 6 साल छोड़े हो गए हैं, क्योंकि एज 25 है, ओबीसी की 28 है, SC ST की 30 है। तो मैंने तो ये भी माना है कि बच्चों को 9-9 साल हो गए छोड़े हुए। उसी हिसाब से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। जितना बेसिक मुझसे हो सकता है, जितनी आसान भाषा इस्तेमाल कर सकता हूँ, वीडियो, फोटो, दैनिक जीवन के उदाहरण, हर चीज मैं इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं ताकि चीजें बेहतर रूप से आपको समझ आए। उसके बाद भी आपको मुझसे कुछ चाहिए तो बिल्कुल आप बेहिचक होकर मुझे पर्सनल मैसेज कर दिया करिए। अगर आप ग्रुप में नहीं बता पा रहे हैं उस चीज को तो मुझे पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करिए कि सर हमें ये चीज चाहिए। मैं बिल्कुल आपके लिए उस चीज को लेकर खड़ा हो जाऊंगा। मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।